लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी लगता है फिर से पलटी मारेंगे, फिर बदलाव होगा। और बिहार ही नहीं, इस बार तो ये भी चर्चा है कि बिहार से लेकर केंद्र तक में उलटफेर हो सकता है। राजनीति में तो आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं का तो बहुत बड़ा ये खेल होते रहता है। ये देखिए भाई, आप भी जानते हैं कि मेरा संबंध उनसे कई वर्षों का रहा है, वही तो। और हम हमेशा सम्मान करते हैं और करेंगे, क्योंकि कई कारण है। देखिए, वर्षों से हम लोगों का संबंध रहा, उनके साथ हम काम किए, ऐसा नहीं है। और एक साथ एक चीज और भी है कि भाई उनकी जो एक सोच रही है कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह जो दौरा कर रहे हैं बिहार में, वो एक नए मोड़ लेकर आएगा, नया मोड़ लेकर आएगा, नई राजनीतिक पार्टी उभर कर सामने आएगी। और लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आरसीपी सिंह फिर से जेडीयू में शामिल होंगे और अपने पुराने घर में वापस जाएंगे। हकीकत क्या है ये बताएं सर। देखिए, हकीकत ये है कि आज देखिए, अब कौन क्या कहता है उस पर मैं कुछ नहीं कहता। आपके पार्टी के लोग नहीं तो जो कहते तो आप जिस पार्टी में नहीं, देखिए तो उनकी बात को मैं देखिए समझ भी होनी चाहिए ना, समझ रहेगा तब ना। ये दिक्कत यहीं पर यही है, भाषण यहाँ देने के लोग आदि हैं, पढ़ने के आदि नहीं। देखिए, बहुत अच्छा आपने चर्चा किया कि 8 मंत्री हैं और प्रधानमंत्री ने जो विभाग सोच के दिया है, आपने बताया ना, मैं कई बार चैनल पर बोल चुका हूं कि भाई गिरिराज सिंह जी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिली है। टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हैं। तो रोजगार ऐसे नहीं मिलेगा ना, सब लोग अब यहाँ आबादी कपड़े पहनते हैं। अब आप ये देखिए कि बिहार में एक भी आज की तारीख में टेक्सटाइल पार्क नहीं है, जबकि इस अभी जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क देश में बन रहा है, तुमने चैनल के माध्यम से मैंने ये राज्य को कहा है कि भाई एक नॉर्थ बिहार में, एक साउथ बिहार में अगर आप मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रधानमंत्री से अनुरोध करके बनाइएगा, तो आप देखिए 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो बन रहा है देश में, 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। तो हमारा अगर 2 बनेगा तो हमारे भी 3-4 लाख लोगों को मिलेगा ना। तो इस पर पूछिए ना। देखिए, बिहार की राजनीति में काफी हलचल मचा हुआ है। बिहार ही नहीं, यूं कह ले कि केंद्र की राजनीति को लेकर भी काफी उथल पुथल मची हुई है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार के साथ साथ केंद्र में भी तख्ता पलट हो सकता है। तमाम चीजें जो है केंद्रित है सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के नीतीश कुमार जी पर, यानी कह ले तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से मुख्यमंत्री जी पलटी मारने वाले हैं और इन सभी मुद्दा को लेकर काफी गहमा गहमी है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। इन सभी मुद्दों के परे एक और नाम है जो काफी चर्चे में है इस बार बिहार में, वो है आरसीपी सर का नाम। आरसीपी सर ने जैसे ही बिहार की राजनीति में एक धमाकेदार एंट्री ली, पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बन गया है। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि इस बार आरसीपी सिंह जी का रुझान और रुख किधर होगा। क्या फिर से वो जेडीयू में जाएंगे या फिर अपनी पार्टी लेकर नए तौर पे फिर से आएंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल। सर, बिहार की राजनीति जो है एक बार फिर से पूरा एकदम उथल पुथल हो रखा है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी लगता है फिर से पलटी मारेंगे, फिर बदलाव होगा। और बिहार ही नहीं, इस बार तो ये भी चर्चा है कि बिहार से लेकर केंद्र तक में उलटफेर हो सकता है। देखिए, राजनीति में तो चर्चा हमेशा होती रहती है जी, और होते भी रहना चाहिए, लोग कयास लगाते रहते हैं। लेकिन बिहार में तो बिल्कुल स्थिर सरकार है, नीतीश बाबू के नेतृत्व में यहाँ एनडीए की सरकार चल रही है। जी, केंद्र में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है आपको नहीं लगता कि कोई इस तरह की बात होने वाली है। लेकिन राजनीति में तो आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं का तो बहुत बड़ा ये खेल होते रहता है। लेकिन जैसा नजर अभी आता है ऐसा कुछ दिखता नहीं। तेजस्वी यादव जब सचिवालय में मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, उन्होंने कहा भी कि हम अपने एक काम को लेकर मिले थे जिसमें विपक्ष को जाना होता है और पक्ष की भूमिका होती है। लेकिन फिर भी जो है ये बात निकल कर आ रही है कि नहीं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, आपने बात कही ना, सही बात है। कई पदों पर जो नियुक्तियां होती है, जैसे आपके राज्य में मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयुक्त है, हमारे बहुत सारे इस प्रकार की आयोग है जहाँ नियुक्तियां होती हैं। उसमें जो कमेटी होती है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार की नियुक्तियां होती हैं तो उसमें वो सम्मिलित होते हैं। और जब भी कोई 2 नेता कहीं मिलते हैं तो सिर्फ उसकी बात नहीं होती है, क्योंकि वो सब चीजें हैं, लोग राजनीति में भी रहे हैं और साथ में काम किए हुए भी हैं, तो हालचाल भी लेते हैं और साथ ही साथ राजनीति पर भी चर्चा करते हैं। और बाहर की दुनिया को दिखता है कि भाई जब 2 नेता मिले हैं तो पता नहीं क्या बातचीत की, और यही तो राजनीति है।
सर अगर आपकी बात कर ले तो आपको लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह जो दौरा कर रहे हैं बिहार में, वो एक नए मोड़ लेकर आएगा, नया मोड़ लेकर आएगा, नई राजनीतिक पार्टी उभर कर सामने आएगी। और लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आरसीपी सिंह फिर से जेडीयू में शामिल होंगे और अपने पुराने घर में वापस जाएंगे। हकीकत क्या है ये बताएं सर। देखिए, हकीकत ये है कि आज की तारीख में जब मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं उसका मैं एक सदस्य हूँ। और ये सही है कि पहले में मैं जनता दल में काम किया हूँ, एनडीओ में वर्षों से काम किए हैं। तो बिहार में आप जान रहे हैं कि बहुत सारे हम लोगों के साथ जो काम किए हैं साथी हैं, सभी दलों में हैं। और मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगा कि बिहार में जो चर्चाएं होती रहती है ना, वो कुछ ही मुद्दों पर होती है जो ठीक नहीं है। आज आप सब हम लोग बात करते हैं कि बिहार कैसे विकसित प्रदेश बने, कैसे बिहार का एक जो है अच्छा चेहरा सामने देश के सामने है, उस पर चर्चाएं कम होती हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि जहां जहां मैं जाता हूं, इतने हमारे समर्थक वहां साथी लोग आते हैं, उनसे मैं इसी पर चर्चा करता हूं, संवाद जो मैं करता हूं कि भाई कैसे बिहार विकसित प्रदेश बने, कैसे आगे आने वाले समय में बिहार में रोजगार के ज्यादा अवसर प्राप्त हों, कैसे हमारे लोग की जो एक मेधा है, जो परिश्रम है, वो ऐसा हो जिससे कि हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़े। इसी पर मैं चर्चा करता हूं। मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करता हूं, क्योंकि वो तो चर्चा होती ही रहती है। लेकिन ये जो होता है ना, ये लोगों के बीच जब आप जाएंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे कि हमारे बिहार की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारे पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको अगर ठीक से संवारा जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी की मैं चर्चा अपने संवाद में करता हूं। और स्वाभाविक है कि जब वहां जाते हैं तो मीडिया के लोग भी मिलते हैं, हमारे पॉलिटिकल साथी भी मिलते हैं, तो पॉलिटिक्स पर भी चर्चा होती है। लेकिन अभी मैं फोकस सिर्फ अपने संवाद में उसी पर रखता हूं कि कैसे हमारा बिहार आगे विकसित प्रदेश बने। सर जब आप मिलते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, तो आप क्या अनुभव करते हैं? क्या लगता है कि वाकई आज भी हमारा बिहार पीछे है? क्योंकि आपने प्रति आय की भी चर्चा की, आपने ये भी कहा कि बिहार को कैसे आगे ले जाया जाए, और आपने ये भी कहा कि बिहार में फैक्ट्रियां और कंपनियां कैसे लाया जाए। मतलब आप इस बात को सर मानते हैं कि बिहार में ये सारी कमियां हैं? बहुत जरूरी है। देखिए, और इसीलिए क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मैं राज्य सरकार में भी रहा हूँ, केंद्र सरकार में भी रहा हूँ, तो मैं चीजों को बहुत नजदीक से जानता हूँ। इसलिए जब मैं इन बातों की चर्चा करता हूँ ना, तो सब लोग इसको सुनते हैं। देखिए, मैं एक चीज पर आपके सामने आता हूं। हमारे बिहार में ग्रामीण इलाके में खास करके 80 से 85% लोगों का काम कहां रहता है? अंचल में, प्रखंड में, थाना में। ये 3 जगहों पर उतना रहता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसके लिए जो वहां हमारे ग्रामीण लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वो ऐसे काम है जिसको कि किया जा सकता है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण दे रहा हूं। जैसे देखिए, अगर आप जाइएगा किसी भी प्रखंड में, अंचल में, तो हम युवाओं की लाइन है। काहे के लिए? तो चाहे वो निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, काहे के लिए तो जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, काहे के लिए तो आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। हमारे जो किसान हैं वो अपनी रसीद कटाना चाहते हैं, और इसके लिए वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो मेरी उसमें एक सोच है कि देखिए, जब आपके पास कर्मचारी हैं, आपके दफ्तर हैं, आपके पदाधिकारी हैं, तो ये सब सुविधाएं उनके घर तक दे दी जाए। देखिए, जैसे आपने बिहार में जाति जनगणना कराया, एक एक घर में जाकर आपने गणना कर ली ना, तो हमारा कहना है कि उस घर में जाकर के हमारा कर्मचारी उनको जाति का प्रमाण पत्र दे दे। वो क्यों आएगा आपके अंचल में, ब्लॉक में लेने के लिए? वहां का वो निवासी है, उसका प्रमाण पत्र आप दे दें उसको। उसकी आय बदल सकती है, लेकिन निश्चित रूप से साल भर में तो आय बदलेगी नहीं। तो उसको आय प्रमाण पत्र अगर वहां दे देते हैं, वहां का जो कर्मचारी है उसका जो भी रसीद वगैरह कटने का वो अगर आप कर देते हैं, तो आपके अंचल में, प्रखंड में जिस प्रकार की भीड़ रहती है और जिस प्रकार का वहां लोग समझते हैं कि भाई उनका काम नहीं हो पा रहा है, वो उनके दरवाजे पर आप सब सेवा उपलब्ध करा देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और सबका है क्या, सरकार का पहला क्या दायित्व है कि जो जनता की मूलभूत चीजें हैं उसके दरवाजे पर पहुंचा दे। आज क्या है, अगर आपको जाति प्रमाण पत्र लेना है तो आप जाइएगा कहाँ? दफ्तर। आपको आय प्रमाण पत्र लेना तो जाइएगा दफ्तर, वो भी 3-3, 4-4 दफा। हाँ, नहीं बनता है। तो इसलिए क्यों भाई, वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो वही रहता है। तो ये मैं एक दे रहा हूं ना कि एक ये मॉडल को लागू कर देना चाहिए बिहार में, इसको करना चाहिए।
और इससे बहुत ज्यादा जो है शासन की छवि जो है ना जनता के सामने बहुत उभरेगी। और जो नीचे स्तर पर जो आप कहते हैं ना, जो भ्रष्टाचार है और इस तरह के जो उसमें भी कमी आएगी, बिल्कुल कमी आएगी। तो जिसे मैंने आपको एक उदाहरण इस चीज को दिया कि अगर इस चीजों को अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा सुशासन की जो हम बात करते हैं, सुशासन का मतलब क्या होता है कि सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं बिना, जिसको कहते हैं हैसल फ्री, हर एक व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए। तो इसके लिए देखिए कई बार सोच में बदलाव करना पड़ता है। लोग सोचे ही नहीं, क्यों भाई आपने आजकल आपको कहा गया साहब वो हमारे यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनाने आएगा, मैं दे दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप उसके घर में दे दीजिए ना, जहां उसको यूज करना होगा करेगा, नहीं यूज करना घर में रख रहेगा। तो क्या लगता है सर, इन सभी समस्याओं का निदान आप जैसे घूम कर रहे हैं, तो क्या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जेडीयू में मिलकर फिर से नीतीश कुमार का साथ दे और कमान संभाले और बिहार को आगे ले जाए, जैसा कि पहले भी आपने किया? देखिए आज मैंने बता दिया कि आज मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी एनडीए का हिस्सा है। तो मैं इन बातों को जो आपके माध्यम से कहते हैं तो भाई सबके कान में तो बात जाती है। तो भाई हम सब लोगों का क्या दायित्व है, हमारा क्या कहते हैं, हम सुशासन की बात करते हैं। तो सुशासन जनता के दरवाजे पर पहुंचे, यही ना हमारा लक्ष्य है, यही लक्ष्य है। और हम जो आज व्यवस्था है उसमें जनता सुशासन का लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे कार्यालय में आती है। देखिए यही जो एक जो नजरिए का जो फर्क है उसको बदलना पड़ेगा। हमारा है कि हम प्रशासन का ऐसा आज स्वरूप दें कि जैसे होता था ना कि भाई आप देखते होंगे जो हमारा जहां हमारा नक्सल प्रभावित जिला होता था तो वहां ऐसा पहले होता था कि भाई आपके जितने भी विकास के कार्यक्रम है हम जाके वहां करते थे, समझे ना, कि पूरा का पूरा। तो आज मैं इस चीज को देख रहा हूं कि भाई आप जहां इन तरह की सुविधाएं हैं अगर उनके दरवाजे पर पहुंचा दीजिएगा ना तो इससे बहुत ज्यादा जो कहते हैं आपको ग्रामीण इलाके में सरकार के प्रति जो एक भावना बन गई है ना वो समाप्त होगी। सर नीतीश जब से अब राजनीतिक में पूर्णतः सक्रिय हुए हैं, इधर की अगर हम बात कर ले, नीतीश जी की तरफ से कोई बुलावा आया है कि नहीं? देखिए मैं तो एनडीए में हूं जी, तो मेरे पास क्यों कोई बुलावा भेजेगा, मैं बहुत अच्छी संबंध रही है सर आपकी नीतीश कुमार जी से, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा। देखिए भाई आप भी जानते हैं कि मेरा संबंध उनसे कई वर्षों का रहा है, वही तो। और हम हमेशा सम्मान करते हैं और करेंगे, क्योंकि कई कारण है। देखिए वर्षों से हम लोगों का संबंध रहा, उनके साथ हम काम किए, ऐसा नहीं है। और एक साथ एक चीज और भी है कि भाई उनकी जो एक सोच रही है कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है, सोच रही है, तो सवाल उठता है कि जब कोई सोच होती है ना तो उसमें कैसे कामयाबी हासिल हो, तो जितने आपके साथ चाहे कोई भी दल हो उसका भी दायित्व बनता है कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। सर आप हमें सवालों से भटका रहे हैं, आपकी मुस्कान ये बयां कर रही है कि पुराने घर में वापसी होगी, इसका जवाब देखिए हमारा, मैंने बताया ना कि आज मैं भाई दूसरे घर में, तो मैं उसी घर में हूँ, तो मैं कहां से बोलूं कि मैं भी कहां जा रहा हूं। तो पुराने घर में वापसी हो सकती है कि नहीं? देखिए हमारा कहना यह है कि आज की तारीख में जब आप हमसे पूछ रहे हो तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ, आज की तारीख में तो मैं ही हूँ। भविष्य को तो कोई नहीं जानता जी कि कौन कहाँ होगा, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा है। सर एक अहम सवाल करना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपकी राजनीति में बहुत अहम योगदान रहा है बिहार की राजनीति में, लेकिन लोकसभा चुनाव में हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपको वो अहमियत और तवज्जो नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से सर की राजनीति इतनी सक्रिय रही, बहुत सारे मंत्री पद पर भी आप रहे, उसके बावजूद आपको दरकिनार करना ये लोगों को कुछ हजम नहीं हो रहा। देखिए दरकिनार तो मुझे नहीं किया गया। देखिए हर एक दल का अपना एक काज संस्कृति होती है और भाई जो केंद्रीय नेतृत्व जो है उनसे मेरे अच्छे संबंध हैं। आप भी कर चुके हैं सर, सांसद भी रह चुके हैं। नहीं, मैं केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के संबंध भी है, तो भाई उन लोगों ने ऐसा समझा, मैं दिल्ली में था, उनसे बातचीत होती थी, तो उनको लगा कि मैं उनके लिए ज्यादा यूजफुल दिल्ली में हो सकता हूँ और इसलिए मुझे उनको वहां रोका। तो स्वाभाविक है कि जो हमारा जो पहले काम देख चुके हैं बिहार में, उन लोगों को लगता होगा कि भाई मैं 40 लोकसभा में घूमता था, लोगों को प्रचारित करता मैं जाता था, तो दिल्ली में कहाँ है, इसका मतलब उनको दरकिनार करता, ऐसा इसी बात नहीं। फिर मैंने बताया ना कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनसे हमारे अच्छे संबंध है, उनसे बातचीत होती रहती थी और उन लोगों ने मुझे वहां पर रखा था।
इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं कहीं दरकिनार था। मैं कैसे दरकिनार हो सकता हूँ जी? लोकसभा चुनाव में लोगों को लगा कि शायद आप भी सांसद के रूप में आपको भी कहीं ना कहीं बिहार से देखा जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, नहीं टिकट दिया देखिए, वो जाएगा। तो भाई मैं तो आप जानते हैं नालंदा का मैं रहने वाला हूँ, और नालंदा में हम लोग घूमे भी काफी थे। लेकिन अब जब समझौता हुआ तो नालंदा जेडीयू के पास चला गया, तो फिर तो संभावनाएं कम थी ना। आखिरी सवाल कर ले सर, विधानसभा चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह सर की क्या भूमिका देखी जाएगी? देखिए, जो भी भूमिका होगी वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये प्रयास होगा कि हम लोग की अपनी सरकार बने, और जो सरकार बने तो बिहार विकसित प्रदेश कैसे बने, तो जो भी हमारा मैनिफेस्टो बने उसमें उस चीज की चर्चा होनी चाहिए, और सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बढ़िया से एक पूरा आपका रोड मैप बना होना चाहिए। सर बातें मेल नहीं खा रही, आप जो कह रहे हैं वो और आपके पार्टी के अन्य लोग जो कह रहे हैं वो लोग तो कहते हैं कि विकसित बिहार बनना शुरू हो चुका है, यहाँ पे बड़े बड़े करोड़ों के पैकेज दिए जा रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, 8-8 केंद्रीय मंत्री साथ साथ बन चुके हैं। देखिए, अब कौन क्या कहता है उस पर मैं कुछ नहीं कहता। आपके पार्टी के लोग नहीं तो जो कहते तो आप जिस पार्टी में तो नहीं, देखिए तो उनकी बात को मैं, देखिए समझ भी होनी चाहिए ना, समझ रहेगा तब ना। ये दिक्कत यहीं पर यही है, भाषण यहाँ देने के लोग आदि हैं, पढ़ने के आदि नहीं। देखिए, बहुत अच्छा आपने चर्चा किया कि 8-8 मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री ने जो विभाग सोच के दिया है, आपने बताया ना, मैं कई बार चैनल पर बोल चुका हूं कि भाई गिरिराज सिंह जी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिली है। टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हैं। तो रोजगार ऐसे नहीं मिलेगा ना, सब लोग अब यहाँ आबादी कपड़े पहनते हैं। अब आप ये देखिए कि बिहार में एक भी आज की तारीख में टेक्सटाइल पार्क नहीं है, जबकि इस अभी जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क देश में बन रहा है, तो हमने चैनल के माध्यम से मैंने ये राज्य को कहा है कि भाई एक नॉर्थ बिहार में एक साउथ बिहार में अगर आप मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रधानमंत्री से अनुरोध करके बनाइएगा, तो आप देखिए 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो बन रहा है देश में, 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। तो हमारा अगर 2 बनेगा तो हमारे भी 3-4 लाख लोगों को मिलेगा ना। तो इस पर पूछिए ना, वो कह रहे हैं इतना आ रहा है, बताइए कि भाई कब मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होने जा रहा है? अभी नहीं होगा। देखिए, सिर्फ एक रटा रटाया भाषण देने से नहीं काम चलेगा। देखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति आय आज की तारीख में, मैंने कई बार बोला है कि भाई 1,82,000 देश का है, और आप 54,000 पर हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित हम राष्ट्र बनाएंगे 2047 में। और हमने जो उसमें देखा कि उसमें एक लक्ष्य ये है कि प्रति व्यक्ति 15 से 16 लाख हो गए प्रति व्यक्ति आय, और हम लोग अभी 54,000 पर हैं। 30 गुना आपको प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ेगा जी? जब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। और कहां से बढ़ेगी? लोगों को पॉकेट में पैसा कहां से लगेगा? जब उनको रोजगार के अवसर दीजिएगा। और रोजगार कहां से आएगा? जब तक आप इस तरह के क्षेत्रों में काम करेंगे, आप जो है उद्योग धंधों लगाने के बारे में आगे बढ़ेंगे, तब ना होगा। सिर्फ उससे थोड़ा होगा अगर ऐसा। देखिए, मैं बता दूं, बिजली, सड़क, पानी को बहुत नेता लोग समझते हैं विकास है। जी नहीं, ये आधारभूत संरचना है। मेन जब विकास की हम बात करते हैं ना, तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये है। आप खूब अच्छी सड़क बना दे, मैं बार बार कहता हूं मेरे पास पैसे नहीं गाड़ी चलाने की, मतलब क्या है जी? आप बिजली दीजिएगा, तो बिजली दीजिएगा तो हमारे पास पैसे रहेगा तब ना हम कुछ करेंगे। तो इसलिए देखिए, अपने यहाँ जरूरी है कि भाई जो हमारे यहाँ सरकार की सीमा, सरकारी निवेश की सीमा है। जब तक निजी निवेश नहीं आएगा, पूरा पूरा कृषि क्षेत्र क्या है? निजी निवेश है ना, तब तो आगे बढ़ रहा है। तो निजी निवेश आएगा तब आपके रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तब हमारे लोगों का वेल्थ क्रिएशन होगा, प्रति व्यक्ति आय हो बढ़ेगा, तब जाकर के जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो बिहार भी विकसित प्रदेश बनेगा। आप जनता को जगाने का प्रयास करें या अपने नेताओं को भी? देखिए, मैं नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि जरा भाई अपना ऑप्टिक्स बदलिए, और जनता को भी बताना जरूरी है कि भाई आप सिर्फ ये मत सोचिए कि भाई अब बिहार में सिर्फ जाति वाली बात ही है। बिहार में इससे आगे भी, अगर जब बिहार में विकास होगा तभी ना आप आगे बढ़िएगा। और विकास के लिए जितने भी आयाम हैं सब पर प्रयास करना चाहिए, और आपके मन में भी बात होनी चाहिए कि कोई नेता जाए तो उनसे कहना नहीं पड़ेगा कि सर हमारे यहाँ होना चाहिए। जब डिमांड जनरेट करिएगा तब ना लोग करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए, तो हमारे साथ आरसीपी सर थे, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अभी फिलहाल हम बीजेपी में हैं, मतलब अभी बीजेपी में हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आप बीजेपी में ही रहेंगे या फिर जाएंगे, लेकिन कयास लोग लगा रहे हैं कि कहीं फिर से पुराने घर में वापसी तो नहीं होने वाली है। बाकी तमाम मुद्दे पर हमने मुखर होकर बात करने का प्रयास किया। पहला, जमीन सर्वे को लेकर जो बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, आई थिंक कि आपको उसका जवाब मिल गया होगा।
और दूसरी बात कर ले बिहार की सियासत की उथल पुथल की, तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बिहार में उथल पुथल तो होती ही रहेगी, लेकिन अगर चर्चा करने का कोई मुख्य विषय है तो वो है हमारे बिहार का विकास, कि हम अपने बिहार को कैसे विकसित कर पाएंगे। और जो लोग कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 में पूरे भारत को विकसित बनाएंगे, तो उसमें बिहार का भी एक अहम रोल है। इसको कैसे विकास की श्रेणी में, विकसित की श्रेणी में लाया जाए, ये सोचना हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। बाकी इन तमाम मुद्दाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।